कि भैया 7 अक्टूबर हमास से गलती एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक गलती थी। आओ इसको बैठकर हल करते हैं। हमें नहीं सारा दिन बताया जाता है हिंदू मार देंगे, इंडिया मार देगा। उधर का न्यूज़ चैनल देखें तो उनका तो बस नहीं चल रहा कि हम प्लेट खोल के बैठे हैं कि हिंदू आए तो काट के खा लें। भाई मैं हसन भाई या गांधी साहब के आइडिया पे तो कमेंट नहीं करूंगा, जरा वो मुनासिब नहीं है, लेकिन डाउन प्ले करने की बात नहीं है मेरा ख्याल है। देखिए पाकिस्तान पर एक हमला हुआ था, एक सॉवरेन स्टेट पे एक सॉवरेन स्टेट ने हमला किया। आसिफ मुनीर साहब को के एडमिरल जनरल आसिफ लदीन कहने वाला था मैं, एडमिरल जनरल आसिफ मुनीर साहब। क्विक मैसेज बिफोर द वीडियो। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है सपोर्ट करने के लिए। जिसने नहीं किया उनका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कर लें तो अच्छी बात है, बट अगर आप जेन्युइनली इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स, कॉन्वर्सेशंस और पॉडकास्ट सुनते रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टॉप पे एक लिंक है, उसको प्लीज चेकआउट करें और खुल के सपोर्ट करें ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम इस चैनल के लिए डेडिकेट करूं और इसी तरह की कॉन्वर्सेशंस और डिस्कोर्स को हम और मजीद आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच इन एडवांस। अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं मौजूद हूँ अब्बास हैदर साहब के साथ और आज कुछ कोशिश करेंगे कि कुछ कॉन्वर्जेशंस को थोड़े थॉट्स को बाउंस ऑफ करें। अब्बास हैदर साहब का बड़ा ज़बरदस्त काम है, बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने पॉडकास्ट की हैं जो कि ज़रूर अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं की तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। बड़ी ज़बरदस्त डिस्कोर्स को मूव कर रहे हैं। तो विदाउट फर्दर अडू जी अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी एब्सोल्युटली सर, ऑनर कि आपने एक्सेप्ट किया इनवाइट पॉडकास्ट का। तो सबसे पहले अब्बास साहब मैं आपसे जो है वो आपकी जो मोस्ट रीसेंट पॉडकास्ट थी हसन इलियास साहब के साथ, मैं उससे ही पॉडकास्ट का आगाज़ करना चाहता हूँ। तो उसमें दो चार मेरे सवालात हैं, प्रीटी श्योर ऑडियंस के भी दिमाग में ये बात आई होगी। तो पहला तो मेरा सवाल ये है कि मुझे ड्यूरिंग मतलब पॉडकास्ट ये ऐसा फील हुआ कि आप शायद दो तीन जगह पे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था आपको या आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया। जैसे एक आध जगह पे आपने बोला भी नहीं नहीं जरा नामुनासिब जुमला है, मैं इसको वापस लेता हूँ, मैं दोबारा से ये इस जुमले को वापस लेके आता हूँ। और एक दो जगह पे भी यही कि ये आपकी जबान से ये क्यों नहीं निकलता, और इस तरह के दो चार जुमले थे पूरी पॉडकास्ट में। तो क्या ऐसा था? तो इसको थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड एट दैट पॉइंट, कि आप क्या सोच रहे थे, व्हाट वाज गोइंग ऑन? बासित भाई सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका अगेन इज्जत देने के लिए। सबसे पहले तो ये मेरी गलती है, अगर ये तासुर गया ना कि मुझे गुस्सा आया तो ये मेरी गलती है। मैं अमूमी तौर पे मुझे जेन्युइनली भी ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, और इस कन्वर्सेशंस में तो मुझे गुस्सा सिरे से आता ही नहीं है। द रीज़न इज़ कि मैं इसको अस वर्सेस देम या फॉर दैट मैटर दो ओपिनियंस की जंग समझता ही नहीं हूँ, या तीन ओपिनियंस की या चार ओपिनियंस की। मैं ओपिनियंस को एक ही लड़ी में रखता हूँ। वो आपका हो सकता है, वो मेरा हो सकता है, वो मुख्तलिफ हो सकता है। जहां मुझे लगता है कि फ्लो में मैं कुछ एक दो लफ्ज ज्यादा बोल गया, इसलिए मैंने ऑन द स्पॉट ही उनको रिट्रीट किया। द रीजन इज कि जब आप ज्यादा चीजें देखते हो ना, मेरा हमेशा तरीका ये होता है कि मेरा ना प्री प्रोडक्शन में काफी कुछ करता हूँ। यानी मैं अपनी तरफ से इतनी रिसर्च करने की कोशिश करता हूँ कि अमूमी तौर पे जो गेस्ट ने जवाब देना होता है ना, उसका मुझे अंदाजा होता है। तो जो काउंटर चीजें आपने पढ़ी होती है ना, वो कभी कभी वो आपके जबान से वही अल्फाज निकल जाते हैं जो किसी और ने इस्तेमाल किए होते हैं। तो ये शायद ये वाला मामला हो गया था, वरना हसन भाई से मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक है। मतलब इस तरह का कि ईद पे पहला मैसेज मैं हसन भाई को करता हूँ, जब मतलब सुबह सुबह ईद पे, और दूसरा मैसेज वो मुझे करते हैं। नहीं, बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। हसन हसन भाई के साथ मेरी भी हुई है मुलाकात, गांधी साहब के साथ भी हुई है। अब तो एक्चुअली जो है मतलब मैं मूव हो रहा हूँ डैलस बड़ी ही अगले 15 दिन में। तो होपफुली जो है उनके साथ जो है वो मज़ीद मौका मिलेगा बातचीत करने का, पॉडकास्ट वगैरह करने का। अच्छा, तो इसमें अब्बास साहब फिर अच्छा ये बताएं चलें कि आपने ज़ाहिर है कि अभी ये हसन इलियास साहब के साथ भी की है पॉडकास्ट, और भी लोगों के साथ फ़लस्तीन के मामले के ऊपर आपने किया होगा डिस्कशन। आज आपकी शायद कैसर अहमद राजा साहब के साथ भी थी, तो हम श्योर के टॉपिक आया ही होगा, उसके अंदर भी आया होगा। पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है, फिर मैं अपना दूसरा सवाल आपके सामने रखूंगा। तो पहले तो आप अपना पर्सनल ओपिनियन, इस पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, किसी भी चीज़ को ना अगर हमने इसको देखना है तो मेरा ख्याल है कि हमें इसे बहुत बुनियाद से देखना पड़ेगा। और जब मैं बुनियाद की बात करता हूँ तो मैं बुनियाद फ़लस्तीन की बात नहीं करता कि इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया। मैं उससे भी पीछे जाऊँगा और मैं चाहूँगा कि मेरी बात मुकम्मल सुनी जाए, ताकि मेरा ख्याल है तभी मैं अपना मुकदमा पेश कर सकूँगा। जो लोग अब वहाँ पे कब्ज़ा कर बैठे हैं, और उसे कब्ज़ा ही कहना चाहिए क्योंकि वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक कब्ज़ा है,
अरे कोई एक चीज़ है ना जो गवर्न करेगी किसी भी आइडिया को, वो मेरी मंतक नहीं गवर्न कर सकती, वो आपके ख्वाहिशात गवर्न नहीं कर सकते, वो मेरे नज़दीक इंटरनेशनल लॉ फिलहाल गवर्न करता है, या मंतक गवर्न करती है अगर इंटरनेशनल लॉ मुखालिफ में खड़ा है तो ये वो लोग हैं यहूदी। हमें पहले उनका मुकदमा समझना है कि ये वो लोग हैं कि जिन्हें दुनिया में जितना मारा जा सकता था उतना मारा गया, ढूंढ ढूंढ के मारा गया, हर जगह से निकाल दिया गया। और इसको आप इस रेलेवेंस से भी समझिए कि जिस तरह मुसलमान अपने मजहब के साथ इंतहाई कनेक्टेड है ना, कि फ़लस्तीन में शायद हम ज्यादा कनेक्टेड फ़लस्तीन से इसलिए हैं क्योंकि वहां पे मस्जिद अक्सा है, वरना क्रिश्चियंस, माफ कीजिएगा, वरना चाइना में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उस पर हम खुद देख चुके। उसको भी छोड़िए, ये जो हमारे खादिमीन हरमैन शरीफैन यमन में कर रहे हैं, उसका तो ना हम कभी नाम लेते हैं, ना कभी हमारे कान पे जूं रेखती है। और उसी के बाद उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान के हालात देखिए, बलूचिस्तान में हम क्या करते हैं, तो अगर सिर्फ वही डेटम लाइन है ना कि एक इंसानी जान का मरना ज्यादती, तो उसके बहुत सारे पैरेलल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। लेकिन वापस आइए, तो जिस तरह हम अपने मजहब को बहुत करीब रखते हैं, इस तरह यहूदी भी अपने मजहब को बहुत करीब रखते हैं। ये जमीन उनके लिए इतनी अहम है कि उनकी तारीख, उनका हाल और उनका मुस्तकबिल इसी जमीन से जुड़ा है। उनकी किताब चीख चीख के कहती है कि भैया यहीं पर रहोगे, यहीं तुम्हारा मसीहा आएगा, यहीं से दुनिया में वो किंगडम ऑफ गॉड बनेगा। ये बिल्कुल उसी तरह है कि अगर हमारे पास ये निशानियां हो कि भाई मदीने में फॉर एग्जाम्पल इमाम महदी ने आना है, तो किस तरह जां फिशानी से हम मदीने का दिफा करेंगे। हम दुनिया के उसूल भी तोड़ेंगे, हम इखलाकी उसूल भी तोड़ेंगे, जो उसूल आएगा रोनते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक डिवाइन गाइडेंस है। वो डिवाइन है या नहीं उस पर बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अपने तई मेरे पास एक डिवाइन गाइडेंस है। तो पहले तो हमें उनका मुकदमा समझना पड़ेगा कि वो यहां से खड़े होकर बात करते हैं। उन्हें कोई मुसलमानों से इस तरह प्रॉब्लम नहीं है कि इनहेरेंटली प्रॉब्लम होगी। हो सकता है ये प्रॉब्लम हो कि वो उस खित्ते में रहते हैं, उनसे वो खित्ता उन्होंने लेना है, लेकिन इनहेरेंट कोई इस तरह का मेरे नजदीक मसला नहीं है। मसला वो अपने एक मजहबी बयानिया के साथ खड़े हैं। दुनिया ने उनके साथ जो जुल्म करना था वो किया। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन ने उन्हें ये जगह दी क्योंकि ब्रिटेन दे सकता था। क्या वो उसूली थी? नहीं, उसूली नहीं थी, लेकिन ब्रिटेन के पास ताकत थी। जिस तरह उन्होंने इंडिया पाकिस्तान में ट्रांसफर ऑफ पावर किया, जिस तरह उन्होंने और मैंडेट्स बनाए, ये भी बनाया। क्या बेहतर तरीके से मामला हल हो सकता था? जी यकीनन हो सकता था। क्या कोई डिवीजन हो सकता था कि सबको टेबल पे बिठाया जा सकता था? क्या मुसलमानों की, फलस्तीनियों की ओपिनियन ली जा सकती थी? जी ली जा सकती थी। लेकिन ये हम एक जंग के दौरान बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 2 हो रही है, एम्पायर्स खत्म हो रहे हैं, हम आइसोलेशन में कोई भी चीज नहीं देख सकते। जिसी तरह आप देखिए, अगर इंडिया पाकिस्तान में एक पैरेलल ड्रॉ करूं कि हमारे पास जो पार्टीशन हुआ, कोई भी जी शऊर ये समझ सकता है कि ये पार्टीशन इंसाफ की बुनियाद पे हुआ। महसूस ये होता है कि पेन लिया और जहां मौका मिला बस ये लाइन नहीं अच्छी लगती और यहां लाइन मारते गए। बेहतर हो सकता था, यकीनन हो सकता था, लेकिन उस वक्त सिचुएशन क्या थी कि एम्पायर्स खत्म हो रही थी, यूके ने भागना था, वर्ल्ड वॉर 2 वो हार चुके थे, बहुत सारे मामलात थे, आपने दुनिया को देखना होता। तो यहूदियों का जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है, मैं समझता हूं कि उनका एक इनहेरेंट केस है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के साथ वो वायलेट होता है, क्योंकि हम या तो हम मजहब को मान लें और फिर वो मेरा भी मामला है। कल को अगर इमाम महदी कहीं आते हैं और वो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता है, या गजवा हिंद की जब हम बात करते हैं, तो भैया जिस तरह मैं इसराइल के बैनुल अक़वामी कवानीन के खिलाफ बनने के खिलाफ हूं, मैं उसी तरह गजवा हिंद अगर पाकिस्तान अटैक करता है इंडिया पे, ये जो भी हमारा फसाड है, मैं उसके भी उतना ही खिलाफ हूँ, क्योंकि उसूल एक होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में यहूदियों का एक जेन्युइन केस है। उनको बसाने के लिए पावर्स ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी की। उसके बाद इसमें कुछ हमारी गलतियां भी हैं कि हमने 3 जंगें की, इंतफादा किया, 1948 में पार्टीशन प्लान अगर निगोशिएट करते तो कुछ मिल सकता था। और अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जितनी मैं लोगों से बात करता हूँ, अभी सबका ये मामला है कि यार हमने 7 अक्टूबर कर लिया, अभी सीज फायर कर लो, हमारे बच्चे ना मारो, जंग हम करते रहेंगे। और हमास के स्पोक्स पर्सन से जब मैंने बात की, तो जब मैंने उनसे रियासत की बात की, उन्होंने कहा कि 2 नेशन 1 नेशन सॉल्यूशन तो तब होगा ना जब फलस्तीन की रियासत होगी। फलस्तीन की रियासत नहीं है, ऑन पेपर एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम तो फिलहाल उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जब मैंने उनका पर्सपेक्टिव सुना, तो मुझे एहसास हुआ कि हम शायद एक बहुत बड़ी पिक्चर देख रहे हैं और वो शायद एक माइक्रोस्कोपिक पिक्चर अपनी जमीन के हिसाब से देख रहे हैं। तो बस इसको खत्म करते हुए मुझे लगता है कि यहूदियों का इनहेरेंट केस है, उसी तरह जिस तरह आप किसी और जमीन पर ये केस बना सकते हैं। और क्योंकि वो डिवाइन है, तो वो अपने अंदर एक कॉम्प्लेक्सिटी लेकर आता है। आप डिवाइन को मंतक से नहीं चैलेंज कर सकते, आप डिवाइन होने को इंटरनेशनल लॉ से चैलेंज नहीं कर सकते। इसराइल को वहां बसाया गया, ताकत के जरिए बसाया गया, इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी थी।
उसके बाद यके बाद दीगरे जिस तरह सेटलमेंट की जा रही हैं, जिस तरह प्रैक्टिकली क्लींजिंग की जा रही है वहाँ पे फ़लस्तीनियों की, चाहे वो मुसलमान हों, क्रिश्चियंस हों, इवन वही ज़ायनिस्ट उनके खिलाफ भी तो लड़ते हैं ना, जो ज्यूज़ हैं लेकिन उनकी आइडिया के खिलाफ हैं। तो इस वक्त तो जो हो रहा है वो उसमें बेशक हमारी सियासी गलतियां भी हैं। 7 अक्टूबर मेरे ख्याल में, अगर आप चाहें तो हम उसे डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इट वाज अ बैड मूव, जिसको शायद इतना ज़्यादा एंटिसिपेट नहीं किया था हमने, इसराइल किस तरह रिएक्ट करेगा। तो लेकिन इस वक्त जो हो रहा है, या पहले दिन से जो वहां पे हो रहा है, जिस तरह एथनिक क्लेंजिंग की जा रही है, उसका तो कोई जी शऊर ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकता। मतलब ये कहने के लिए कि अब मैं एक मिसाइल मारूंगा, वो एक शख्स को लगे, वो एक बच्चे को लगे, वो एक औरत को लगे, और वो सब बराबर हैं, ये कहने के लिए इतना बड़ा जिगर चाहिए कि जिसको देखने की मैं ताक में हूं कि ये जिगर होता कितना बड़ा है जब आप ये कह देते हैं तो। सही है, बिल्कुल ठीक है। इसको मैं अगेन, जो आपने जो इनिशियल बात की ना, जो आज से 80 साल पहले, जब एक बदमाशी कह सकते हैं, उसको ब्रिटिश एम्पायर एक बदमाश थी उस वक्त की, सबको वो कर रही थी, कॉलोनाइज कर रही थी। तो एक बदमाश ने अपनी कब्जा की हुई जमीन जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया को कर दिया, तो अगर इसकी ये जो आपने पैरेलल ड्रॉ किया उसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहता हूँ। तो अगर हम जो है वो आज से 80 साल पहले ये जो लाइन पाकिस्तान इंडिया की है, हम इसको, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि हमने नहीं एक्सेप्ट की, और सारे यहाँ के जो फॉर एग्जांपल मुसलमान थे वो ये कहते हैं कि नहीं जी, ये पूरा सब कॉन्टिनेंट का जो पूरा इलाका है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, ये एक ही रहेगा, और ये हम फिर लड़ाई शुरू कर देते हैं आपस में। फॉर एग्जांपल हिंदू और मुसलमान लड़ना शुरू कर देते हैं, और आज तक लड़ रहे होते हैं। और फॉर एग्जांपल आज सिचुएशन ऐसी हो जाती कि मैं कहता हूं कि मुसलमान कमजोर हो जाते, और हिंदू जो थे वो उनको बैकिंग मिलती दुनिया से, जो कुछ भी कर कर आके बहरहाल वो आपको टेक ओवर कर लेते, या आपको सप्रेस करना, ऑप्रेस करना शुरू कर देते। इसके ऊपर एट द एंड ऑफ द डे दुनिया तो हमें ये बोलती ना कि यार आज से 80 साल पहले ऑप्शन मिला तो था, क्यों नहीं लिया? क्या आप समझते हैं ये सेम पैरेलल है जो फलस्तीन वाले मामले पे भी अप्लाई होता है कि यार जब 80 साल पहले, जब यानी कि उस वक्त पाकिस्तान भी तो सेम बोट में था ना, पाकिस्तान भी कह सकता था, या इंडिया, सेम सेम गोज फॉर इंडिया, सेम गोज फॉर एनीबडी एल्स, कोई भी कह सकता था कि भाई नहीं, हमें नहीं, मतलब हम नहीं एक्सेप्ट करते इसको। आप कर ही नहीं सकते, वहां का बदमाश है, उसकी जमीन है, उसकी मर्जी, वो जैसे दे दे। तो आप समझते हैं कि ये सेम पैरेलल ड्रॉ होता है इस मिसाल के साथ? मेरे ख्याल में नहीं होता। इसमें 3 जौहरी फ़र्क हैं। एक, कि जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया में से कोई ये कह देता कि हम एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ये हुआ नहीं, तो हमें ये नहीं पता कि वो अल्टीमेटली किस तरह प्ले आउट करता। ओके। ये खित्ता इतना बड़ा है कि क्या इसको लिटरली इस तरह हंगामे की बुनियाद पे छोड़ दिया जाता, इसको भी सोचने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब जो बहुत बड़ा जौहरी फ़र्क है कि हमारे पास इंडिया पाकिस्तान में ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था। फ़लस्तीन यूके का मैंडेट था। मैंडेट का आसान मतलब ये होता है कि हमने आपसे लिया हुआ है, हम वी वुड मेक यू इनेबल इनफ कि आप सेल्फ गवर्न करें और फिर हम चले जाएंगे। पहली बात। Okay. दूसरी बात, विद द डिवाइन पोर्शन इन माइंड, विद इजराइल्स एक्सपेंशन इन माइंड, मैं इस आर्ग्यूमेंट को बाय नहीं करता कि अगर 1948 में वो पार्टीशन प्लान मान लेते तो उसके बाद वो एनेक्स नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ग्रेटर इसराइल बनाना है। जब हमने किसी चीज को समझने के लिए उसकी बुनियाद से देखना है तो उसका क्रिटिक भी वहीं से होगा। वो एक जमीन के लिए तो लड़ ही नहीं रहे कि भैया ये 600 किलोमीटर हमें मिल जाए। उन्होंने तो एक ग्रेटर इसराइल बनाना है, अपने मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। तो उसका पैरेलल मेरा नहीं ख्याल इंटरनेशनल लॉ से किसी मंतक से ड्रॉ हो सकता है, बिल्कुल उसी तरह कि जिस तरह हम इमाम महदी का इंतजार कर रहे हैं। और हमारे पास जो कहानियां आप सुनते हैं कि दुनिया में वो अमन का बोलबाला कर देंगे, वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, पूरी दुनिया पे हमला कर देंगे, घोड़ों पर सवारी करेंगे, गधों पर सवारी करेंगे। चंद लोग तो उसकी इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं मॉडर्न दुनिया के हिसाब से, चंद नहीं करते। जो नहीं करते वो इसी इंतजार में है कि ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और दोबारा स्टोनेज आ जाएगी और वहां से दुनिया दोबारा शुरू होगी। Okay. जब डिवाइन मामला हो जाता है, जब आप ये कह दें कि खुदा की जानिब से ये बात है, तो उसको किसी भी मंतक, किसी भी इंटरनेशनल लॉ के साथ पैरेलल ड्रॉ करना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। ओके। ओके, हाँ, नहीं आपकी बात सही है, क्योंकि अगर जहाँ पे फिर रिलीजियस सेंटिमेंट आ जाता है तो उसको फिर आप लॉजिकली नहीं, आपकी बात ये सही है। और इसको अगर आप, वही वाली बात है कि अगर लोग इसको इसी पर्सपेक्टिव से देखें कि यही इसको फ्लिप कर दें कि हम होते हैं इनकी जगह पे, तो हम भी इसी शिद्दत के साथ वो कर रहे होते जो कुछ हो रहा है वहाँ पे। ठीक है। अच्छा बस, अब आगे जो बढ़ने से पहले मैं ये भी चाहता हूँ कि अभी तक आपके जितने भी लोगों से इस टॉपिक के ऊपर बात हुई है,
आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन एज अ पॉडकास्ट होस्ट, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही है कि लोग यहाँ पे, यानी कि विदाउट पुटिंग द नेम्स आउट, आप क्या लगता है कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग की कमी है, या नीयत की कमी है, या व्यूज का चक्कर है? आपकी अपनी पर्सनल क्या ऑब्जर्वेशन है कि ये जो इतने ज्यादा अपोजिंग वो हैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज, उसकी रीजन क्या है? मतलब क्या आपको क्या लगता है, जितने लोगों से आपकी बात हुई है? भाई नियत के फैसले तो मैं नहीं कर सकता। मैं तो जब तक एक शख्स इकरार करके मेरे सामने ना बोले ना कि हाँ मेरी ये नियत है, मैं कायल ही नहीं हूं कि मैं उसकी नियत का फैसला करूं। राइट, सही है। जब तक मेरे सामने अदालत के लेवल तक जाने का मामला नहीं है ना कि मैं उस शख्स को अदालत ले जाऊंगा और अपना केस प्रेजेंट करके जीत जाऊंगा, उससे पहले नियत के फैसले मैं नहीं कर सकता। ठीक। और जिन 3 4 5 लोगों की हम बात कर रहे हैं उनमें मुझे व्यूज का चक्कर भी नजर नहीं आता कि दे आर ऑलरेडी बिग इनफ नेम्स। इसमें उन्होंने अगर कोई व्यू हासिल कर भी लिया तो या तो वो मुखालफत में करेंगे या हिमायत में करेंगे, और ये मुखालफत और हिमायत जब तक ये मामला है तब तक चलती रहेगी, उसके बाद आगे बढ़ जाएगी। अगर आपने अपनी कोर ऑडियंस डेवलप नहीं की तो अगर आपको इस वक्त लाख लोग देख रहे हैं, उसके बाद जब मामला खत्म होगा तो शायद दोबारा आप 3,000 पे आ जाएंगे। लोग तो आपको जानते होंगे बट आपका जो ओवरऑल व्यूज का मैट्रिक्स है वो उस कंट्रोवर्सी के इर्द गिर्द ही है, अनलेस आपने लोग कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट पेश किया कि लोगों के दिल आपने जीत लिए। तीसरी बात भाई, प्रैक्टिकली जो मैं समझता हूं ना कि अगर आप तहम्मुल से बैठकर इन 3 4 5 की बातें सुने तो आपको बहुत छोटे से फर्क नजर आएंगे। इनमें से कोई ये नहीं कहता कि भाई इजराइल बहुत अच्छा है और उसको मान लो, बहुत अच्छा काम किया इजराइल ने। कोई नहीं कहता कि वहां पे जुल्म हो नहीं रहा या हो रहा है। द ओनली आइडिया इज कि लड़ना कैसे है, द ओनली आइडिया इज कि खुद को बचाना कैसे है, द ओनली आइडिया इज कि इसके बाद करना क्या है, जाने दे दें और उसके बाद भी क्या जमीन बचती है हमारी, या खुद को डेवलप कर लें। लेकिन फिर उस पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि जब तक डेवलप करेंगे तब तक क्या करें। लेकिन जो लोग अभी जैसे जैसे जो लोग ये कह देते हैं कि नहीं हम यूएन को बीच में लाएंगे, हम एहतजाज करेंगे। दुनिया अभी ट्रम्प साहब 3 अरब ममालिक गए हैं, जिस तरह का उनका वेलकम हुआ है, जिस तरह के उनको प्लेन्स मिले हैं, जिस तरह के वो डील साइन करके आए हैं, डू यू लिटरली हैव एन आयोटा ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये लोग खड़े होंगे अपने हुक्मरानों के खिलाफ? डू यू लिटरली बिलीव पाकिस्तान बोलेगा शहबाज शरीफ साहब को, या शहबाज शरीफ साहब तो क्या आसिम मुनीर साहब को, कि एडमिरल जनरल आसिफ अलदीन कहने वाला था मैं, एडमिरल जनरल आसिम मुनीर साहब ओके। एडमिरल जनरल आसिम मुनीर साहब के आपने ये लड़ना है और उसको आजाद कराना है। हमारी रियासत वो महारंग बलोच जेल में पड़ी हुई है। अभी बीएलए का अटैक हुआ तो आपने महारंग बलोच को टेररिस्ट करार दे दिया, जबकि उनका ताल्लुक नहीं है उससे। आई एम अमेज्ड बाय द पीपल जो ये सोचते हैं कि हम इस ताकत के स्ट्रक्चर में इन पे जोर डाल के अपनी बात मनवा लेंगे। और ये आई थिंक आप पॉइंट उसी तरफ कर रहे हैं कि भाई अपने आप को पहले देख तो लोग, अपने तुम्हारे स्टैंडर्ड्स या एथिक्स या मॉरल्स खड़े किधर हैं, जो तुम जिस तरह की बात कर रहे हो। आप ये नहीं कह रहे कि नहीं होना चाहिए, कह रहे हैं कि होना चाहिए। आई थिंक जो मुझे समझ आई है बात, प्लीज करेक्ट मी, कि होना भाई चाहिए। देखिए जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है, जो कि टर्की ने हमें करके दिखाया है, मलेशिया ने करके दिखाया है, सिंगापुर ने करके दिखाया है, इंडोनेशिया ने कुछ हद तक करके दिखाया है कि अगर आप एक जगह पे खड़े हैं तो फिर दुनिया में उस तरह रबर स्टैंप आप नहीं रहते। ये ताकतें भी आपको रिस्पेक्ट करती हैं। देयर वाज अ रीजन कि ट्रम्प 3 ममालिक गए, देयर वाज अ रीजन कि वो लेबनान नहीं गए, देयर वाज अ रीजन कि वो पाकिस्तान नहीं आते, बिकॉज हमारी हैसियत नहीं है। इनकी हैसियत है जो आहिस्ता पावर गेम में आप आहिस्ता आहिस्ता दूसरे का छोड़ा हुआ वैक्यूम लेते हैं, वो आप लब लेते हैं जब दुनिया में आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप दुनिया में ना अखलाकी हैसियत से कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना आप डिस्कोर्स में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना आप इवन आर्म्स में, चलो यार उनकी डील्स में शामिल होकर उनके आर्म्स में कंट्रीब्यूट कर लो, आप वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। इखलाकी हैसियत में आप कहीं नहीं खड़े। आपकी डेमोक्रेसी को तमाम दुनिया ने, अभी जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो कह चुकी है कि प्रैक्टिकली आप मार्शल लॉ में रह रहे हो। जब आप एक सियासी तवाइफ बने हुए हैं कि पैसा फेंको और मैं जंग करूंगा तुम्हारे लिए, तो आपकी बात मानेगा कौन? सही बात। लेकिन इसमें ये जेन्युइन एक मसला है, आई किड यू नॉट बासित भाई, ये जेन्युइन मसला है जो मुझे तंग करता है कि यार शॉर्ट टर्म में क्या करें। शॉर्ट टर्म में कोई यूएन की फोर्स नहीं आ रही हमें बचाने, हमसे मुराद फलस्तीनियों को बचाने के लिए कोई अलायंस नहीं बन रहा। हमास खुद एक जंग का तबल बचाकर अब सीज फायर की कोशिश कर रहा है। शॉर्ट टर्म में क्या करें, लोग तो मर रहे हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग डेड इज वन टू मैनी।
एवरी ह्यूमन बीइंग। एब्सोल्युटली। उनका क्या करें, आई रियली डोंट नो। मुझे जेन्युइनली नहीं पता कि इस वक्त प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं। मैं आपके सामने कसीदे तो पढ़ सकता हूँ कि हम मुसलमान ये कर देंगे, हम दुनिया की ताकत को ले सकते हैं, साउथ अफ्रीका ने केस किया था, आईसीजे के केस को प्लीड कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वो एक वीटो की मार है। राइट, या। क्या हुआ आईसीजे के फैसले का? एक वीटो लगता है सिर्फ, दैट्स इट। तो इस वक्त जेन्युइनली लोगों को बचाने के लिए क्या करना है मुझे नहीं पता। अच्छा, तो इसके अंदर जो अगेन जो कैसर भाई वाली साइड है, साहिलुद्दीन वाली साइड है, वो ये कहते हैं कि जी हमारी अगर आर्मी मतलब यानी कि इनफ प्रेशर बिल्ड किया जाए कि आर्मी का डायरेक्शन, आर्मी कुछ हद तक यानी कि अपने क्या कह सकते हैं कि आप कोई ग्राउंड सपोर्ट दे दें, एयर सपोर्ट दे दें, कोई भी किसी किस्म की धमकी, यानी कि लड़ाई नहीं, एक ये कि भाई अगर अब आपने ये रोका नहीं तो हम भेज रहे हैं अपने जा। ये आपको लगता है कि यानी कि अगेन बहुत बड़ा पंगे वाली बात है, अगेन वही जो वीटो वाली बात है, जो 5 बदमाश है दुनिया के, तो ये किस हद तक आपकी पॉइंट ऑफ व्यू में ये किस हद तक प्रैक्टिकल है ये बात कि ये मतलब ये आपको नहीं लगता ये अभी सोल्यूशन है? इंडिया अभी इंडिया और पाकिस्तान का सीज फायर क्यों हुआ आपको पता है? अपेरेंटली ट्रेड ट्रेड की लालच में। ट्रेड ट्रेड चले, इंडिया तो शायद वो ट्रेड को ना लेना अफोर्ड भी कर सकता था। वो जैसे जब अगर ट्रंप साहब की बात मान ली जाए तो 91% इंडिया टैरिफ लगाता है। वो टैरिफ का मामला हम नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं तो हम रोज सुनते हैं, उससे फिक्र भी होती है कि हमारी लाइफ इफेक्ट होंगी। इंडिया तो वो बर्दाश्त भी कर ले, हम कर लेंगे बर्दाश्त। अगर इस जंग के दौरान ये $1 बिलियन जो हमें आईएमएफ ने दिया नहीं देता तो हमारे पास 7 दिन से ज्यादा पैसे नहीं थे लड़ने के लिए। प्रैक्टिकली नहीं थे, पाकिस्तानी होने की हैसियत से पैसे नहीं थे हमारे पास। तो मुझे ये मंतक समझ नहीं आती कि यहां से हजारों किलोमीटर दूर आपने अपनी फौज का रुख उधर कर दिया। अच्छा कर दिया, फिर कुछ उसके बाद क्या डिटरेंस होगा? तो होगी कोई या नहीं? आपने आपने मिसाइल्स कर दिए, फिर आप मार सकते हैं मिसाइल। और ये तो आप सोच रहे हैं ना कि आपने कर दिया, दूसरे सो रहे हैं। वो जो अपने मिसाइल का रुख आपकी तरफ करेंगे तो फिर क्या होगा? वो तो मार भी सकते हैं। उनको तो लिटरली कोई वो जैसे उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे गरीबों पे तो भाई बहुत सारे इखलाकी कवानीन लग जाते हैं, अमीरों पे कब इखलाकी कवानीन लगते हैं? हमास को आज भी हम टेररिस्ट कह देंगे, 7 अक्टूबर का मलबा भी उन पे डाल देंगे, उन्हें कह देंगे ये शुरू करने की जरूरत क्या थी, अपने बंदे खुद मरवाए। यही सेम लव्स इस इंटेंसिटी के साथ दुनिया इजराइल को नहीं कहती। बिल्कुल। जिस मुल्क में आप रहते हैं नहीं कहती। जिस मुल्क में मैं रहता हूं, हमारे ऑपोजिशन लीडर तो जो वजीर आजम बनते बनते रह गए, उससे पहले वजीर आजम कह चुके हैं कि मैं जायनिस्ट हूं। इससे ज्यादा खुले अल्फाज में कोई क्या कहे? तो जब पावर गेम्स होती हैं ना, तो सबसे पहले जेन्युइनली मेरा ये ख्याल है कि आप जब उसको एनालाइज करते हैं ना, तो उसमें एक हकीकत का पहलू ये होता है कि भाई आप और मैं सिर्फ बात कर सकते हैं, हम नेरेटिव की बात कर सकते हैं। आसिम मुनीर साहब इस वक्त बैठ के हमारी बात नहीं सुनेंगे, वो जिनकी उन्होंने सुननी चाहिए वो उनकी भी नहीं सुन रहे। तो हम वो दिल पशोरी के लिए तो बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन सबसे अहम ये है कि भाई जानें बचानी है। वो किसी की भी जान हो, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, 1% किल्ड इज अ 1 too many। वो फलस्तीन की साइड पे मरे, वो इसराइल की साइड पे मरे। क्योंकि जब आप लोगों को मारते हैं तो उसके बाद आप उन्हें मंतक नहीं समझा सकते। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। मैं अभी रिसेंटली एक शख्स से मिला, वो फलस्तीनी थे जी। तो हमारी बातचीत हुई, मेरा नाम उन्होंने देखा तो सलाम वगैरह किया। तो मैंने उनसे पूछा जाहिर है कि घर वाले सब कैसे हैं, सब खैरियत से हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ अब तक कुछ लोग मरे, कुछ जिंदा हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि चलो खुदा का शुक्र है कि आप तो यहाँ पे है ना, आप सेफ हैं। वो शख्स मुझे कहता है कि यार ये खुदा का शुक्र नहीं, खुदा का शुक्र होता कि अगर मैं अपनी सरजमीन में होता और मर जाता। ऐसे शख्स को आप मुझे मंतक समझा के दिखाइए, ऐसे शख्स को आप मुझे समझाइए कि मैं इसे कैसे इंटरनेशनल लॉ समझाऊं। और अभी तो उसके पास ये ताकत नहीं है कि ये बंदूक लेके चढ़ दौड़े, ये वहां होता शायद कर देता। दूसरी जानिब से एक नेरेटिव पेडिल किया जा रहा है कि भाई ये मुसलमान, ये फलस्तीनी इजराइल को खत्म करना चाहते हैं और दे हैव अ केस टू बिल्ड। दुनिया ने मारा है उन्हें, आइसोलेशन में तो वो भी बात नहीं कर रहे। जब आपको मौका मिलता है तो आप भी तो फिर मिलिटेंट्स में और सिविलियंस में तमीज नहीं करते ना 7 अक्टूबर में। तो दे हैव अ केस टू बिल्ड। हम सब अपने एको चैम्बर्स में रहते हैं। हमें नहीं सारा दिन बताया जाता है हिंदू मार देंगे, इंडिया मार देगा। उधर का न्यूज चैनल देखें तो उनका तो बस नहीं चल रहा कि हम प्लेट खोल के बैठे हैं कि हिंदू आए तो काट के खा लें। तो हम सब एको चैम्बर्स में रहते हैं। इसमें जो सबसे अहम बात है, मैं
आई एम अ वेरी नैरेटिव ओरिएंटेड गाय, लेकिन जब जिंदगियों की बात आती है ना भाई, तो मैं नैरेटिव कुर्बान करने को तैयार हूँ। मेरे पास लोग बचेंगे तो मैं नैरेटिव आगे बढ़ाऊंगा ना, कोई बचेगा ही नहीं तो जमीन के खित्ते का मैं करूंगा क्या? और जमीन का खित्ता वैसे भी नहीं मिल रहा। अगर आप मैप देखिए, 48 से कहाँ आ गए हैं हम, कहाँ 45% मिल रहा था। मैंने अर्ज किया कि मैं इसराइल को उस पर इतनी इज्जत नहीं करता उसकी कि वो मान लेता, लेकिन अब हम 5% के लिए भी मर रहे हैं और वो भी हमको नहीं मिल रहा। आपने तो ताकत के खेल में ना जज्बात से फैसले होते हैं, ना आइडियलिज्म से फैसले होते हैं, ना मेरी ख्वाहिश से फैसले होते हैं। भैया वो तो उस तरह होता है जिस तरह ताकतवर चाहता है। ताकतवर को उल्टाना है तो थोड़ी सी ताकत लेकर आओ ताकि टेबल पे बैठकर उससे बात कर सको, ताकि वो तुमको रूम में तो घुसने दे। अभी तो हमारी प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि वो आपस में बात करते हैं तो हमें वो घुसने भी नहीं देंगे अंदर। लेकिन अब्बास साहब, इस चीज़ के अंदर जो एक एक जो चीज़ मुझे बॉदर करती है वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा ही अपने आप को डाउन प्ले नहीं करते, जिसकी यानी कि अभी ये पाकिस्तान इंडिया की जो पूरी एपिसोड हुई है, इससे काफ़ी हद तक क्लैरिटी आई है कि यार इतना भी बुरा हाल नहीं है। मतलब अच्छा खासा जो है वो हम कर सकते हैं, डिफेंड भी कर सकते हैं, अटैक भी कर सकते हैं। पाकिस्तान, मैं अकेले पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो तकरीबन 55-57 के करीब ममालिक हैं पाकिस्तान, वो मुसलमान। तो मुझे नहीं समझ आता कि मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि हम कुछ ज्यादा ही अपने आप को डाउन प्ले कर रहे हैं कि यार अभी मैं मानता हूँ जो पावर कॉरिडोर्स हैं वो पावर कॉरिडोर्स हैं, 5 वीटो सब कुछ, मैं सारी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सारी बात मानता हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम एक छोटी सी मिसाल अभी इंडिया पाकिस्तान से आपको ये नजर आ गई, एक छोटा सा मुल्क पाकिस्तान ने किस तरीके से वो किया है, ठीक है। उस तो अगर ये कोई 8, 10, 15, 20 जो मुसलमान ममालिक हैं, ये इकट्ठे होके, मैं ये नहीं कह रहा कि जाके इसराइल पे चढ़ जाएं और जो है वो को खत्म कर दें, कोई डेटरेंस यूनाइट होके, कोई जो आपने कहा ना शॉर्ट टर्म फिक्स किया है, उसमें यूनाइट होके एक डेटरेंस तो क्रिएट करें, उसको बोलना तो चाहिए कि भाई बदमाशी बंद करो, एटलीस्ट ये तो कह सकते हैं मिलके। जी, ये यकीनन हो सकता है। मेरा ख्याल है यही करने का काम है। अगर आप इसको देखें ना, और मैं पाकिस्तान वाली बात पे आता हूँ, मुझे याद है वो, मुझे लगता है उसमें एक पैरेलल शायद नहीं ड्रॉ किया जा सकता। वो ये कि पाकिस्तान है, टर्की है, जो जिनकी दुनिया में इज्जत है, अगर वो चाहें तो कम से कम एक केस बिल्ड कर सकते हैं। करना भी चाहिए। हम में से कौन जी शऊर है जो बोले नहीं करना चाहिए? द मसला है इसके हो नहीं रहा। और इस तरह की सिचुएशन में अभी 2 साल हुए ना ट्रंप को बुलाना, मतलब आप इसका मैग्नीट्यूड देखें कि एक तरफ वो अरब के जो अपना केस लेकर शायद कुछ मुसलमान खड़े हैं कि भाई नहीं, आपने जुल्म नहीं करना, आपने इस ज़मीन को अगर आज़ाद नहीं कराना तो मिलकर रह सकते हैं, सीज फायर करते हैं, मामला देखते हैं। इब्राहिम अकॉर्ड की बातें हो रही थी, हाईवे बन रहा था, बहुत कुछ हम बातें देख रहे थे ना। लेकिन अब 2 सालों के अंदर वो ट्रंप को बुला रहे हैं बिकॉज उनको अपना पड़ा है कि भैया हम ट्रेड नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा। तो होना ये चाहिए, बट क्या आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ के, मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठ के उन्हें कन्विंस कर सकता हूँ होना चाहिए? कैसे होगा मुझे नहीं पता। ये कहना बहुत आसान होता है। हमारा तो जो नैरेटिव बिल्डर्स होते हैं उनका तो काम ही ये है ना कि मेजॉरिटी पॉपुलिस को अपने साथ ले लो, आपका ओपिनियन, अपने अपने ओपिनियन के लिए प्रोपागेंडा करो, ताकत में आओ, चेंज करो। बट अक्रॉस बॉर्डर्स इतनी बड़ी पॉपुलेशन कि आप बादशाहों को इस पर मुतासर करें कि नहीं यार अपने ये बात करनी है, ये होगा कैसे ये मुझे नहीं पता। होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए, कौन कहता है नहीं होना चाहिए? जोर डालेगा तो क्या पीछे हटेगा? ट्रंप को शायद उसको बोतल में उतार भी सकते हैं विद टैक्टिक्स, राइट? अब ट्रेड की बात करने और 1000 बातें हो सकती हैं, उसका तो कोई दीन ईमान नहीं है। राइट। वो तो कल इजराइल के साथ कोई और अपना पार्टनर बना ले, यू नेवर नो। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, बट आर वी विलिंग टू ग्रैब इट? आर वी लिटरली थिंकिंग अबाउट इट विद द 3 इवेंट्स दैट जस्ट हैड हिम विजिटिंग? मुझको नहीं लगता। और जहां पे जो दूसरी बात है, डाउन प्ले करने की बात नहीं है मेरा ख्याल है। देखिए, पाकिस्तान पर एक हमला हुआ था, एक सॉवरेन स्टेट पे, एक सॉवरेन स्टेट ने हमला किया, सॉवरेन स्टेट ने जवाब दे दिया। लेकिन क्या इजराइल के साथ ये सिचुएशन है? क्या हम 25, 30, 50 मुल्क मिलकर एक अलायंस बनाकर उस पर हमला कर सकते हैं? इसमें डाउन प्ले की बात नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। आप जब ये करते हैं तो आर यू नॉट एंटिसिपेटिंग कि यार दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी? अगर कोई जंग की सिचुएशन होती है, ये किस तरह मुमकिन है कि आप यूएस के इतने बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर पे हमला कर दें, कनाडा के, यूके के, फ्रांस के, और आपके खिलाफ कोई रिटेलिएशन नहीं होगी? मैं बिल्कुल इस तरह है ना कि मूवीज में आप शादी करवा देते हैं और फिर मूवी खत्म हो जाती है। भैया असल मसला तो शादी के बाद शुरू होता है। तो आप शायद एक अलायंस बना भी लें, उसमें फिर ये सवाल कि आप जब ये टॉक्स कर रहे होंगे, अलायंस बना रहे होंगे, तो ये दुनिया के सामने ही कर रहे होंगे ना, पीछे छुप कर तो हो नहीं रहा होगा। जी। तो हाउ डू यू थिंक कि ये एक दिन में हो जाएगा और आप फिर अलायंस बनाकर वहां चढ़ दौड़ेंगे? और
अगर उस पर आप ये, बस आखिरी जुमला, इसराइल पर अगर आप ये तनकीद करते हैं कि भाई आप इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हैं, और वहां के लोग तो चलो रिटेलिएट कर सकते हैं यूएन की रेजोल्यूशन की बुनियाद पे, आपके पास ये किस तरह इंटरनेशनल लॉ की बुनियाद पे हक है कि 57 ममालिक वहां पे चढ़ दौड़े? आपके पास क्या हक है कि आप इंटरनेशनल बॉर्डर वायलेट करें? नहीं नहीं अब्बास साहब, मैंने पता है एक तो पहली बात, जिस तरह आपने खुद ये भी बोला, ट्रम्प का कोई दीन ईमान नहीं है, ठीक है। वो जब वो देखेगा भाई 10 मुल्क भी देखेगा ना इकट्ठे हो गए, वो बोलेगा भाई मैं ये नया महाज नहीं खोलने लगा, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, और वो आराम से बैक आउट हो जाएगा इस चीज से। वो बोले वो बहुत बड़ा पंगा है ना, कि अगर 10 मुल्क खड़े हो गए, तो ये अभी अफगानिस्तान से जान छुड़ा के निकले हैं, अभी भी इसराइल में भी आपको पता ही है एक टांग के साथ ही अंदर है, दूसरी टांग उसकी बाहर ही है उसमें से। तो वो मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प वुड माइंड के भाई अच्छा ये लोग क्या हो गए। और जहाँ तक जाहिर है कि जो आपने इंटरनेशनल रेगुलेशंस की बात की, तो आई थिंक इनफ टाइम हम दे चुके हैं ना, ऑलमोस्ट 2 साल पूरे होने वाले हैं, 2 साल से एजिटेशन 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 हो रही है। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अगर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ चढ़ाई कर भी दें, तो जस्टिफाई करने के लिए फिर भी है कि भाई 2 साल से बोल तो रहे थे, क्यों नहीं कुछ किया, अब हम कर रहे हैं तो फिर अब भुगतो। बेसिकली अब आपने बदमाशी की थी, हम बदमाशी कर। मेरा कहने का मकसद है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, होगा कैसे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इट्स वेरी अनप्रैक्टिकल लगता है देखने में, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो शॉर्ट टर्म फिक्स है वो यही है। अब ये बात किस तरीके से समझाई जाए इन मुसलमान ममालिक के लोगों को, ठीक है, अगेन इसके लिए एक मुनज़्ज़म काविश की ज़रूरत है, जहाँ पे, और एंड अगेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन प्लेस बेसिकली। अगर पाकिस्तान में ये चीज़ हो जाए और पाकिस्तान स्टार्ट करे, अच्छा जी लेट्स गो एंड टॉक टू टर्की, फिर टर्की और पाकिस्तान मिलके तीसरे पे, तीन मिलके एक और चौथे पे, ये इसी तरीके से ही प्रैक्टिकली, यानी कि मुझे लगता है ऐसे होगा। लेकिन आपकी बात सही है कि वो नियत होनी चाहिए, वो इंटेंशन होना चाहिए तभी। लेकिन मेरे ओपिनियन में मुझे लगता है कि सोल्यूशन ये है कि आप तभी उनको रोक सकते हैं, और वो 5% 10% की जो ज़मीन है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब आप सही कह रहे हैं, मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने कभी इससे इनकार नहीं किया। सॉल्यूशन ही ये है, मुहज़्ज़ब दुनिया में आप अपनी बात ऐसे ही पहुंचाते हैं, राइट। और इसी तरह पहुंचानी चाहिए। शायद पाकिस्तान, टर्की या ईरान ये शायद मिल भी जाएं, लेकिन द आइडिया इज कि ये जो 2-3 ममालिक की हम बात करें, टर्की के अलावा हमारी हैसियत नहीं है कि दुनिया हमारी बात माने। और जहां आप ये भी फरमा रहे हैं कि हम ये केस बिल्ड कर सकते हैं कि 2 साल से कह रहे हैं, भैया कहाँ कह रहे हैं? आपने कब कोई सब्सटेंशियल चीज देखी कि जिसको आप बोले हाँ यार इस रियासत ने ना स्टैंड लिया है? बयानात की हद तक कहाँ? आईसीजे अभी जैसे मैं आईसीजे जब जो मैं गया था 6 बार साउथ अफ्रीका। गया था ना, हम तो नहीं गए थे। राइट। ये साउथ अफ्रीका इवन विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मिलिट्री अलायंस? और एक और बात, जब हम बार बार 57 ममालिक की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम इसको डाउन प्ले करते हैं एज अ मुस्लिम वर्सेस ज्यू सिचुएशन। इट इज नॉट, इट इज नॉट, इट इज एन इंटरनेशनल बॉर्डर प्रॉब्लम। इट इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम कि जिसको हमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर आगे लेके जाना चाहिए। और 57 के अलावा हम बहुत सारे ममालिक को मिला सकते हैं साथ। लेकिन आप देखिए उसमें हमारे दामन में भी तो दाग है ना, कि जब आप इसकी बात करेंगे तो आप कैसे 7 अक्टूबर जस्टिफाई करेंगे? आप अगर साउथ अफ्रीका को बोले आओ यार हमारे साथ बात करो, आओ मिलके अलायंस बनाते हैं, इन पे प्रेशर डालते हैं, उसी प्रेशर डालते हुए हमें 7 अक्टूबर को कंडेम करना पड़ेगा ना, हमें सिविलियंस को उठाना कंडेम करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, मैं तो करता हूँ। मैं तो समझता हूँ कि जहाँ पे भी बेगुनाह जान जा रही है, चाहे वो 7 अक्टूबर हो चाहे उससे पहले, बिल्कुल कंडेम करना चाहिए, बिल्कुल जोरों शोर से। लेकिन अब्बास साहब ने भी अपनी बात को ही आपने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर दिया। अभी शुरू में आपने ये बोला था कि दिस इज मोर ऑफ अ दीनी मसला फॉर यहूदीज। तो इसमें इसमें दो बातें हैं। दुनिया इसको दीनी मसले की हैसियत से नहीं देखती। मैं वहां आपको यहूदियों का पर्सपेक्टिव ओके। समझा रहा था कि उनकी जानिब से ये दीनी मसला है, उन पर आप आज पाबंदी लगाएंगे, वो कल ये दोबारा काम करेंगे, मेरा ये ख्याल है। आप जिस तरह, अगर मैं आपको अगर मैं आपको जिहादियों की एग्जांपल दूं, मुझे ये लगता है कि इस्लामिक इनहेरेंट थॉट में ये मसला था। अगर रशिया वाला एग्जांपल ना आता, हम कभी ना कभी वो करते, रशिया आ गया तो वो सब एक्यूमुलेट हो गया। तो अगर आज हम इसराइल को रोक लेते हैं, आज हम इस जंग को रोक लेते हैं, आज हम उनसे इंटरनेशनल बॉर्डर मनवा लेते हैं, क्या वो दोबारा वायलेट नहीं करेंगे? मेरा ख्याल है करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि पार्टीशन प्लान को भी मैं नहीं मुझको नहीं लगता कि वो उसे ओबे करते या रिस्पेक्ट करते। राइट। लेकिन दुनिया को जब आप अपना केस बिल्ड कर रहे होते हैं, तो आप तो इंटरनेशनल लॉ की बुनियाद पे करेंगे ना। और जब आप इंटरनेशनल लॉ की बुनियाद पे करेंगे,
तो हमास भी उस ही तरह जब वो सिविलियंस को मारती है तो जालिम है जिस तरह एक स्टेट जालिम है। शायद पैरेलल ना ड्रॉ हो सके कि भाई एक तरफ बेलचे थे एक तरफ मिसाइल्स हैं, लेकिन मकसद तो एक है। जी जी। इसलिए हम मुझको ना ये आइडिया ही फसाड लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हम ड्राइंग रूम्स में बैठ के बोलें ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ये मिल क्यों नहीं जाते, ये 10 मिल जाएंगे। हम में से हर किसी को पता है ये मिल जाएंगे तो हो जाएगा, मिल रहे हैं। अगर नहीं मिल रहे तो क्यों नहीं मिल रहे, देयर इज अ रीजन। जब ये तीन ममालिक मिलकर ट्रंप को बुला सकते हैं, मैं कुछ चौथी छठी बार ये तीन ममालिक का जिक्र कर रहा हूं, तो क्या ये तीन ममालिक बैठकर इसी तरह एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस नहीं बुला सकते और ट्रंप को इनवाइट करके सिर्फ इस पर बात कर लेते? बात करना तो मुश्किल नहीं था, लेकिन आपको प्रायोरिटीज पता चलती हैं। तो इसलिए अगर आपने इन पत्तों पर तकिया किया हुआ है तो मेरा ख्याल है ये बड़ा मुश्किल काम है। हम कह सकते हैं कि सब मिल जाएं, अलायंस बना लें, मिसाइल रख लें, फौज कर लें, भैया हो रहा है? आर यू लिटरली थिंकिंग ऐसा होगा? तो मेरे ख्याल में जो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है ना, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कि एक भी और जान ना जाए। इसलिए नहीं कि जान अहम होती है, जान तो बहुत अहम होती है, लेकिन जितनी जानें जाती रहेंगी उतने माइंड्स रेडिकलाइज होते रहेंगे। राइट। आप ये सीज फायर करा भी दें, आप ये जंग आज रोक भी दें, जो दोनों जानिब से नुकसान हो गया, जो दोनों जानिब से 80 साल की नफरत है, क्या वो दोबारा इरप्ट नहीं करेगी? आर यू लिटरली नाइव इनफ टू थिंक कि वो दोबारा इरप्ट नहीं करेगी? उस चिंगारी को तो एक मौका चाहिए और वो किस तरह अपना मामला कर देगी। एग्जैक्टली ऐसा ही है बिल्कुल। तो इसमें फिर अल्टीमेटली अब्बास साहब इस टॉपिक को क्लोज करने से पहले तो फिर अल्टीमेटली जो बेसिकली गामदी साहब और हसन इलियास साहब का मुकदमा है इसके ऊपर कि जान जिसा आपने कहा जान बचनी चाहिए, कि उनका यही मुकदमा है कि भाई इस वक्त जो है वो जान बचाओ, बैकआउट करो, अपने आप को मजबूत करो और फिर देखो वापस आओ। ये आपको लगता है यही सोल्यूशन है इस टाइम पे? फिर भाई मैं हसन भाई के या गांधी साहब के आइडिया पे तो कमेंट नहीं करूंगा, ज़रा वो मुनासिब नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि द वर्ल्ड दैट वी लिव इन, द मोमेंट वी लीव दिस स्पेस, गो के मैं इंसानी जान को ज़मीन से ज़्यादा ही समझता हूँ। एक तो पहली बात तो समझने की ज़रूरत है, ये कॉम्प्लेक्स मैटर है। इसमें ऐसा नहीं है कि 2+2 4 हो जाएगा, कि ये कर लो तो ये हल हो जाएगा, और ये हल मेरे पास मौजूद भी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। जो बहुत बड़े दुनिया के दिमाग है उनके पास भी मौजूद नहीं है, लोग किताबें लिख लिख पागल हो गए, बिल्कुल मिलिट्री अलायंसेस बना बना के पागल हो गए। तो एक ड्राइंग रूम में बैठकर हम ये हल नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म इट इज स्टेबिलिटी, इट इज ग्रोइंग योरसेल्फ। शॉर्ट टर्म में द ओनली, अगर हम प्रेशर डाल सकते हैं इजराइल पे, अगर हम हमास को टेबल पर ला सकते हैं, जो पहले बैठी हुई भी थी 7 अक्टूबर से पहले, कि भाई टेबल पर आओ, लड़ लेना बाद में, फिलहाल जानी नुकसान बंद करो। हम जमीन भी देखें, हमास की अगर आप बातें सुने ना बिटवीन द लाइंस, एक तो वो होता है ना जो आप कंजम्पशन के लिए बहुत सारी चीजें कह देते हैं, बिटवीन द लाइंस वो तैयार नहीं थे इतने बड़े लॉस के लिए। अगर आप उनका लॉस देखें तो उनका नेटवर्क खत्म हो गया, इस्माइल हानिया को मार दिया गया और ईरान में मार दिया गया। आप इन्फिल्ट्रेशन का मैग्नीट्यूड समझते हैं कि ईरान में इस्माइल हानिया मार दिया, टारगेटेड। सही बात। डू यू लिटरली थिंक, मतलब डू यू कैन यू कॉम्प्रीहेंड कि भैया ईरान में इजराइल की इतनी रिसोर्सेस थी कि ईरान में जहां आप सांस नहीं ले सकते उनके बगैर, सही बात है, वहां पे इस्माइल हानिया मार दिया, चले गए और आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्या किया प्रैक्टिकली आपने? स्टेट गेस्ट को मार दिया। आपका पूरा वो पेजर्स के जरिए, मेरी एक नेवी पर्सनल से बात हो रही थी, आपको पता है वो पेजर्स कैसे खरीदे गए थे? अगर मैं उन्हें कोट करूं तो वो पेजर्स ऑनलाइन खरीदे गए थे सिर्फ इसलिए बिकॉज उनकी बिड कम थी। ये आपकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी है, और वो इजराइल के होते होते आ गए और फट गए। आपने क्या कर लिया? और आपसे मुराद मैंने क्या कर लिया? और मैं इसमें खुद को एज अ मुसलमान इंक्लूड नहीं कर रहा, मैं एज अ इंसान इंक्लूड कर रहा हूं कि भाई दुनिया में जब यमन में जंग हो रही थी, जब बलूचिस्तान में प्रॉब्लम होता है, अगर इसी जानिब जब फलस्तीनी की जानिब से इजरायली मारा जाए तो मैंने क्या कर लिया? मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूं कि मैं इस आग में और आग ना डालूं। राइट, दैट्स द फर्स्ट थिंग जो हमें करनी है। इस वक्त आप जज्बात की बातें कर सकते हैं, मार देंगे, तबाह कर देंगे, जब पावर भी होती है ना तब भी आपको ये बातें नहीं करनी चाहिए। जब पाकिस्तान इंडिया का मामला हो रहा था, मैंने एक जुमला कहा था कि जंग दुनिया में सिर्फ एक मकसद के लिए होनी चाहिए, वो ये कि इंसानों को पता चले कि अमन कितना इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स द ओनली रीजन वॉर हो, देयर इज नो अदर रीजन फॉर वॉर। मुझे जानें बचानी है, दैट्स द प्राइमरी गोल। वो प्रेशर डाल के ही बचाई जा सकती हैं, वो टेबल पर लाकर ही बचाई जा सकती हैं, वो ये हिम्मत कर कर बचाई जा सकती हैं कि भैया 7 अक्टूबर हमास से गलती हो। एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक गलती थी, आओ इसको बैठकर हल करते हैं। अगेन
आपको ये बात भी मानने की ज़रूरत है कि जब हम ये कहते हैं ना कि हम 10 मुल्क, 20 मुल्क, 50 मुल्क मिलकर प्रेशर डालेंगे, तो आपकी बात में इनहेरेंट ये चीज़ मौजूद है कि इम्बैलेंस ऑफ पावर है। हम 50 मुल्क, एक मुल्क को जाके प्रैक्टिकली रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया नहीं मारो। इट इज़ एन इम्बैलेंस ऑफ पावर। इसको कैसे हल करना है मुझे जेन्युइनली नहीं पता। मैं अपनी कोई शोखियां मारूं, मुझे नहीं पता। राइट। वन लाइफ डन इज टू मैनी। जिंदगियां बचाएं, बाकी हर चीज आती है और चली जाती है। सही बात है, सही बात है। चले अब्बास साहब, इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। एक दो चीज़ें मैं और आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। आपकी भी रीसेंट तो नहीं कह सकते, आई थिंक 1.5-2 साल पहले की एक वीडियो में मेरी नज़र से गुजरी, वो मैं देख रहा था। आपकी शहजाद गयास साहब के साथ एक थी, और उसके ऊपर बड़ी ही इंटरेस्टिंग आप लोगों की डिस्कशन चल रही थी डिप्रेशन से मुताल्लिक। तो पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो है, मुझे एक्चुअली बैकग्राउंड नहीं पता। आपने उसमें मेंशन किया था कि जो लोग देखते हैं उनको पता होगा, लेकिन मुझे उसका बैकग्राउंड नहीं पता। तो इफ़ यू फील कंफर्टेबल तो थोड़ा सा ब्रीफली उसको भी बता दीजिएगा कि वो क्या था। और दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब एट दिस पॉइंट आई एम अज्यूमिंग कि आप अभी भी यूर लाइक ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट, या आर यू आउट ऑफ इट? अभी क्या स्टेटस है? भैया मुझे जो पहली बार अगर मैं ट्रेस बैक करूँ ना, ज़रा डायग्नोस तो बहुत देर में हुआ। डायग्नोस मुझे डिप्रेशन हुआ 2017 में। ओके। और इसको भी कितने साल हो गए, 8 साल होने वाले, 8 साल हो गए। और जो अगर मैं इसको ट्रेस बैक करता हूँ तो मुझे 2009 तक मैं ट्रेस बैक कर सकता हूँ। ओह तो इट इज़ वाह। व्हाट मोर देन हाफ ऑफ माई लाइफ। मैं 31 साल का हूँ अभी, तो इट इज़ मोर देन हाफ ऑफ माई लाइफ। तो द रीज़न इज़, या शायद मैं कभी इसको हल नहीं कर सका। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों का बिल्कुल वो जिस तरह एक सर्जन तज्जिया करता है ना, उस तरह तज्जिया किया जाए। कि वो स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है ना, कि आपको अपने कातिल से या अपने किडनैपर से मोहब्बत हो जाती है। तो फिर वो जैसे वो शेर है ना कि करूँगा क्या जो इश्क में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। मुझे इससे हटकर अब रहना नहीं आता। इज इट अ गुड थिंग? इट इज़ नॉट। इट इज़ लाइक 2/3 ऑफ माई लाइफ। तो इसलिए बहुत छोटे छोटे चेंजेस करने की कोशिश कर रहा हूँ ज़िंदगी में। 1 महीना हुआ है मैंने जिम करना शुरू किया है, प्रैक्टिकली खुद को इंडोर्स धक्के दे करके भैया जाना है। फिर वो डिप्रेशन से होता यह है कि फिजिक्स में जैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ा होगा ना लोगों ने, कि एक चीज़ पे स्ट्रेस पड़ता रहता है तो वो फिर टूट जाती है, या वो अपना वो डी शेप हो जाती है। तो उसकी वजह से आई हैव अ फ्यू बैकबोन इश्यूज। तो उसकी वजह से मेरा मेंटल प्रॉब्लम या मेंटल चैलेंजेस तो कुछ हद तक होते हैं, फिजिकल भी होते हैं, बिकॉज मैं शायद उस तरह ऑपरेट नहीं कर पाता जिस तरह एक नॉर्मल इंसान कर सके। तो आई एम ट्राइंग टू फिक्स दैट। ये मैंने जिम के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए बताया कि 1-1.5 साल पहले मेरे कायरोप्रैक्टर ने 8 महीने लगाकर मेरी लेफ्ट हिप सही की थी, वो मिसलाइन हो जाती थी। मैं जिम गया, मैंने कहा ये वजन तो मैं उठा सकता हूँ। मैंने वजन उठा लिया अपनी हिम्मत के मुताबिक, और मैं वापस अगले दिन कायरो के पास गया, तो वो मुझे गालियां दे नहीं सकता था, वरना वो दिखता मुझे कि मैंने उसकी 8 महीने की मेहनत खराब कर दी थी। तो अब मैं आई एम ट्राइंग टू डू सम चेंजेस। इसलिए अगर आप YouTube पर भी देखें कि मैं साल गायब हो जाता हूँ, इसलिए कोई चीज़ बिल्ड भी नहीं हो पाती, टू बी वेरी प्रैक्टिकल। तो अब कोशिश ये है कि इन चीज़ों को सिस्टमेटिकली लेकर जाया जाए, अपने ऊपर बर्डन कम किया जाए। होगा कैसे नहीं पता, कोशिश कर रहे हैं। दोबारा कुछ नहीं होता, दोबारा चुप करके बैठ जाएंगे, बट आई डू नॉट नो। और इसमें एक और जो चीज़ है ना भाई बासित भाई, जो मुझे बहुत परेशान करती है, जिसका मैं एनालिसिस कर पाता हूँ, कि मुझसे ना दोस्त नहीं बनते। मुझे नहीं पता दोस्त कैसे बनाते हैं। स्कूल में भी मेरे कोई 4-5 दोस्त बने थे, उनसे दोस्ती भी आज तक इसलिए कायम है क्योंकि उनकी जानिब से वो दोस्ती है। मतलब अगर मैं ट्रेस बैक करके देखूं तो शायद मेरी जानिब से कभी इस दर्जे की एफर्ट नहीं डाली गई कि वो दोस्ती बरकरार रहे। मुझे बहुत मोहब्बत है, अब वो ज़ाहिर है म्यूचुअल रिलेशनशिप है, तो मुझे नहीं पता दोस्त कैसे बनाते हैं। तो इस सिचुएशन में ना आपको दोस्त चाहिए होते हैं जिनसे आप बात कर सकें। आप बीवी से हर तरह की बात नहीं कर सकते, आप घर में हर तरह की बात नहीं कर सकते। तो वो मुझे पता नहीं है बनाते कैसे हैं, वो मेरे हैं भी नहीं। तो इसलिए ना मेरा बड़ा दिल करता है कि यार पाकिस्तान वापस चलते हैं, वहाँ कुछ नहीं, दोस्त तो है, बाकी सारी चीजें बाद में कर लेंगे, लेकिन ज़ाहिर है फिर उसके अपने मसाइल हैं। वो बस ये होता है ना कि इंसान के पास जो चीज़ नहीं होती उससे लगता है कि बाकी सब तो सही है, वो कर लेंगे। जब वो आ जाती है तो फिर बाकी मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो आंसर योर क्वेश्चन भैया, it is an ongoing situation. I am on meds. I am trying to manage it.
with positive enforcement, be it gym, be it practical work, be it making systems, ताकि मैं bog down ना हो जाऊं. अच्छा तो अच्छा बस अब द एंड अगेन जस्ट स्टॉप मी वेरेवर यू डोंट फील कंफर्टेबल क्योंकि मेरे लिए जो है ये मतलब आई बी रियली ऑनेस्ट अबाउट इट के मैंने इसको बहुत समझने की कोशिश की है. ठीक है, ये मेरे लिए इस तरह है कि अगर मेरे हाथ में कोई छठी उंगली निकल आए तो मेरे लिए वो फीलिंग है कि ये अच्छा डिप्रेशन हो. अगेन वही वाली बात है, हम शायद उस कल्चर से बड़े हुए हैं जहाँ पे हमें इसको आइडेंटिफाई करना ही नहीं कभी सिखाया. हो सकता है मैं भी एक डिप्रेस्ड आदमी हूँ, हो सकता है, लेकिन हमें उस तरह ट्रेन ही नहीं किया गया कि हमें समझाया ही नहीं गया कि भाई ये भी एक मसला होता है, इसको भी देखना होता है. तो इस वक्त मेरे लिए ऐसा है कि अगर कभी मुझे ऐसी अजीब सी फीलिंग अगर कभी हो तो वो मेरे लिए ऐसे है कि मेरी छठी उंगली निकल आएगा, अभी इसका करना क्या है छठी उंगली का, राइट? तो मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ अपने लिए भी, और आई एम श्योर कि जो है और बहुत सारे लोग हैं जो सुन रहे होंगे, उनकी आई होप के कुछ इसमें हेल्प. तो पहले तो ये मुझे बताएं, आप कनाडा कब मूव हुए थे? भाई मैं कनाडा आया था 2015 में. 15 में, ओके. अच्छा, तो तकरीबन अभी आपने 31 में, उस वक्त तकरीबन 21-22 के थे आप जब आप कनाडा. अच्छा, आप और आप कह रहे हैं आप इसको ट्रेस बैक 2009 तक कर सकते हैं. तो दिस इज नॉट समथिंग विच स्टार्टेड बिकॉज नॉर्थ अमेरिका की लाइफ भी कुछ, मैं थोड़ा सा उसको कनेक्ट करने की भी कोशिश कर रहा था कि नहीं शायद नहीं. इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ की लाइफ को पता है बड़ी लोनली और ड्राई और बड़ी अजीब सी है. तो अच्छा, वो नहीं है वजह. अच्छा, आप आपको लगता है कोई ऐसी चीजें, हम श्योर कि आप इतने अरसे से अगर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, कोई ऐसे इंस्टिगेटर थे आपको लगता है कोई, यानी कि पर्सनली या सोशली कोई ऐसी चीजें थी जिसको आप कहते हैं कि यार इसकी वजह से ये शुरू हुआ, या कोई कोई रीजन था, मतलब वो वाज द स्टार्टिंग पॉइंट? आपको क्या लगता है? आई थिंक देयर आर अ कपल, लेकिन देर प्राइवेट इनफ के उस पर बात नहीं की जानी ओके. चाहिए या की जा सकती. ओके. बट आई थिंक आई नो. आई थिंक आई नो. अच्छा, सही है, सही है. अच्छा, तो अच्छा, इसमें जो एक और जो मेरा जो बड़ा इसके अंदर है, आई डोंट नो आपका फेथ वाइज आप किधर हैं, किस तरह से करते हैं, आपको लगता है कि दैट हेल्प्स इसमें कोई फेथ, यानी कि इसी मिसाल देता हूँ फॉर एग्जांपल. ठीक है, मैं अभी पिछले दिनों जैसे जॉब हंटिंग कर रहा फॉर एग्जांपल, राइट? अब मैंने अपनी इंटरव्यू की तैयारी की, इंटरव्यू किया, ये किया, वो किया, अब 3 जगह पे मेरी बात चल रही है, राइट? अब इंटरव्यू जब हो चुका, ठीक है, फिर आपको पता है कि एग्जाइटी स्टार्ट होती है आदमी के कि अबे यार अब पता नहीं क्या वहां पे मैंने ये तो नहीं बोल दिया, अब पता नहीं होगा क्या, राइट? उस पॉइंट पे मैंने एक बड़ी अच्छी अपनी प्रैक्टिस बनाई हुई है कि क्योंकि ज्यादातर लोग उसमें दे रियली लाइक लूज इट, कि यार जब तक जवाब नहीं आए, जब तक दे स्टार्ट टू लूज इट. तो मैंने एक बड़ी ऐसी प्रैक्टिस बनाई हुई है कि भाई यहाँ तक अल्लाह ताला ने मुझे बोला था कि अपनी पूरी कोशिश कर लो, ठीक है? अब वो ना भी आएगा तो मेरी मर्जी अल्लाह के साथ जुड़ी हुई है, हाँ भी आएगा तो मेरी मर्जी अल्लाह के साथ जुड़ी हुई है, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता अब क्या होगा. ये मैं आपको ऐसी मिसाल दे रहा हूँ. सो आपके एक्सपीरियंस में आप क्या समझते हैं कि फेथ इस तरह से, वो वाला फेथ नहीं जो पाकिस्तान में हमें बोलते हैं बेटा नमाजें पढ़ लो ठीक हो जाएगा, वो वाले फेथ की बात नहीं कर रहा मैं, इसलिए मैंने आपको मिसाल भी दी है इसकी. देखिए, फेथ इज इंटेग्रल टू माई लाइफ. गॉड इज इंटेग्रल टू माई लाइफ. ओके. जब मैं कोई फाइनेंशियल डिसीजन भी लेता हूँ ना, फाइनेंशियल डिसीजन से मुराद कि अगर मुझे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो आई मेक श्योर कि ये मेरे किसी प्रिंसिपल से नहीं टकरा रहा. ओके. बिकॉज मुझे ये लगता है, आई एम जस्ट बिल्डिंग ऑन दिस, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि आई थिंक कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड, नथिंग 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 इज बिग इनफ जो मुझे ये ताकत दे कि मैं बरोज़ हश्र खुदा के सामने खड़ा हो जाऊं कि हाँ, अब मैं तुझसे तुझे निगेट करके, मेरे पास अब इस चीज़ की ताकत है कि आई कैन निगेट यू. देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट वुड allow me to negate God, be it anything. It helps, but um, it does, but I do not know. I do not know. But when I read the Quran, तो मुझको ये समझ आता है कि ये ज़िंदगी है ही इम्तिहान. उसमें या कभी सब्र का इम्तिहान होगा या कभी शुक्र का इम्तिहान होगा. तो कभी सब्र का इम्तिहान भी होता है, कभी ऐसे मौके आते हैं कि शुक्र का इम्तिहान भी होता है. I do not know how to answer this. Ultimately, being connected with God, दुआ करना, उसमें कोई अपने लिए बेहतरी ढूंढना, does it help? I do not know. I am not the best person to answer that. ओके. ओके. सही है.
तो आप किस तरह आप अगेन लाइक आपने बोला इट्स एन ऑन गोइंग थिंग, तो आप किस तरह यानी कि जो सुनने वाले हैं, जो आई गेस जो और भी सेम उससे गुजर रहे हैं सिचुएशन से, ऐसे कोई मतलब व्हाट डू यू सजेस्ट? तो सबसे पहले आपको पता है बहुत बड़ा टैबू है पाकिस्तान में कि भाई किसी की हेल्प लेना अपने मेंटल मामलात में, तो उसको उसको आप किस तरह से एड्रेस करेंगे? मैं चाहता हूँ कि वो एक टैबू को जरा मारा जाए। मैं आपको शायद मतलब आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन जो मैं ये बताऊं, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि व्हाट मेड मी रीथिंक अबाउट इट। ओके। पिछले 6 महीने जब मैंने ऑलमोस्ट 8 महीने मैंने यूट्यूब पे काम नहीं किया ना, मैंने से यूट्यूब, इट इज़ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ कि मुझे वो करना है, इट इज़ द ओनली थिंग दैट आई प्रैक्टिकली कैन डू, जो मुझको अच्छी लगती है, जो मैं 24 घंटे कर सकता हूँ। और हर इंसान को अपना पता होता है ना, नॉट बीइंग मॉडेस्ट हियर, कि आपको पता होता है कि यार आपके अंदर कुछ सलाहियत है तो आप डिस्कोर्स को कुछ दे सकते हो। तो जब मैंने ये नहीं किया तो दीज वर गुड 6 मंथ्स सोचने के लिए। इसमें सारे और भी जिंदगी के हालात हुए, बट जो द ओनली थिंग जो मुझे मजबूर करती है चीज़ों को बेहतर करने के लिए, कि मैं एक दिन बैठा हुआ था और ये ऐसी चंद रातें गुजरी। मेरा बेटा है 5 साल का, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो वो आया मेरे पास खेलने के लिए, मैं जॉब से आया और सब। तो ऑब्वियसली विद विद द बैकबोन प्रॉब्लम्स और डिप्रेशन प्रॉब्लम्स, आप हमेशा उधर मौजूद नहीं होते ना वो करने के लिए। तो इस चीज़ ने, ऐसा नहीं है कि इसने स्ट्राइक नहीं किया, मैंने बहुत बार पहले भी सोचा होगा, लेकिन वो हर चीज़ का शायद खुदा की जानिब से वक्त होता है, वो किस तरह चेन ऑफ थॉट साथ चल जाती है। तो कितनी रातें मैंने साथ ये सोच के गुजारी कि यार अभी मैं 31 का हूँ, राइट? अगर एवरेज एज भी होती है तो 60 साल, शायद कम ज़्यादा 60 समझ लेते हैं। आधी ज़िंदगी पड़ी है, आधी ज़िंदगी ऐसे गुजर नहीं सकती, मतलब प्रैक्टिकली गुजर नहीं सकती। मुझे अच्छी लगे नहीं लगे, मुझे गुजारनी है नहीं गुजारनी, ऐसे गुजर नहीं सकती। राइट। और इसमें ना मेरा ये ख्याल है कि इसमें आपको ना बॉक डाउन भी खुद को नहीं करना चाहिए कि यार ये क्योंकि ये थॉट बहुत आता है जब भी आप थोड़े से इंसाफ पसंद होते हैं ना, कि यार मेरी जिंदगी तो चलो हराम हुई हुई, जो मुझसे कनेक्टेड लोग हैं उनकी जिंदगी हराम हो रही है बिकॉज दे गेट अफेक्टेड। लेकिन जब आप उस जाविये से सोचना शुरू करते हो ना, तो मुझे लगता है आप बहुत एडिड प्रेशर आ जाता है, क्योंकि अपना एक तो अपना आप वैसे संभाला नहीं जा रहा, राइट। उसके ऊपर आप वो मोहल्ले का दुख भी ले आए, उस गिल्ट। जमाने का दुख भी ले आए, गमे दौरा भी आ जाए, गमे रोजगार भी आ जाए, हमें जाना भी आ जाए। तो उस मौके पर ना आपको शायद थोड़ा सा सेल्फिश होके द ओनली थिंग यू कैन डू इज कि यार हर चीज से डिस्कनेक्ट करें खुद को। और ये बहुत मुश्किल है करना, कहना बहुत आसान है, मैं कह देता हूँ, मुझे पता है कि कितने वक्त लगते हैं, कितने आंसू लगते हैं, कितनी कितनी दुआएं लगती हैं। मैं आपसे सच अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये बीच में बात करते हुए आगे जा रहा हूँ कि क्योंकि मुझे पता है कि मुझे डिस्कोर्सेज और समथिंग दैट इज समथिंग आई कैन डू, मैं इसमें कुछ डेवलप कर सकता हूँ। बट मैं जानता हूँ और मेरा खुदा जानता है कि एक वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मुझे खुद को कितने धक्के देने पड़े फॉर अ थिंग जो मुझको अच्छी लगती है, फॉर अ थिंग जो मुझे करनी आती है, फॉर अ थिंग कि जिसको लोग देख के अप्रिशिएट करते हैं। बट मुझे कितने खुद को धक्के देने पड़ते हैं, कितनी दुआएं करनी पड़ती हैं, क्या क्या करना पड़ता है। तो द ओनली थिंग इफ यू कैन डू इज आइसोलेट ओनली योरसेल्फ इन योर हेड। और जितनी भी उम्र रह गई है, सोचो यार ये इस तरह गुजरेगी नहीं। मतलब या तो अगर गुजर भी जाए ना, तो चलो इंसान को बोले, इंसान सोचे यार 30 साल गुजर गए ना, 30 साल ऐसे गुजर जाएंगे, ये ऐसे गुजरेगी नहीं, बिकॉज विद टाइम इट गेट्स वर्स। राइट। राइट। मतलब जो मेरी बैकबोन के साथ या हड्डियों के साथ इन्होंने किया, डिप्रेशन साहब ने, अगर ये 10 साल पहले मैं ये फैसला करता तो वो शायद आसानी से फिक्सेबल था। राइट। अब विद टाइम उसको फिक्स करने में मुझे प्रॉब्लम है। और मेरे कोई दरख्त तो लगे नहीं है कि जहां से मुझे डॉलर्स में तोड़ के वहां से कमाना शुरू कर दूं, ताकि मुझे वहां की टेंशन खत्म हो जाए। जो मुझे जॉब पे भी जाना है, मुझे घर के पैसे भी कमाना है, मुझे मेरा बेटा है उसकी एजुकेशन के लिए भी आगे देखना है। सही बात है। इस पूरी सिचुएशन में इट इज अ वेरी टफ सिचुएशन। द ओनली थिंग यू कैन थिंक ऑफ इज यार प्रैक्टिकली एनालिसिस करो, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये ऐसे गुजरेगी नहीं। तो इसमें छोटे छोटे चेंजेस करो, लिटरली बेबी स्टेप्स लो, कोई बात नहीं, दुनिया आगे जा रही है। मतलब मैं आई किड यू नॉट, और मैं बहुत सच बोलने का आदी हूँ कि जब मैंने यूट्यूब शुरू किया ना, तब मैं, और लेट मी टेल यू एन एग्जांपल कि ना पहली बार मुझे कहाँ से समझ आया कि यार कि शायद जो काम मुझको अच्छा लगता है ना, इसका कोई महल भी है। मैंने जो पहला इंटरव्यू किया 2020 में जावेद अहमद गांधी साहब का, पहला मेरा बड़ा इंटरव्यू था, राइट? वो हुआ भी ऐसे कि जून था, मैं मास्टर्स कर रहा था अपना, सेकंड मास्टर्स इन जर्नलिज्म।
तो मैं एक स्टोरी कवर करने गया था LGBTQ पे, वो कोई स्टोरी थी, वो मामला खत्म हो गया। तो जून था, तो मैंने कहा यार ये जो इनकी हेड है इधर, इनका ना प्राइड मंथ पे इंटरव्यू कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तब मुझे ज्यादा चीजों की समझ भी नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं तो समझने गया था कि होता क्या है भैया, जरा समझाओ मुझे। तो मैंने सोचा कि यार इनका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, अब एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेते हैं, वो जर्नलिस्टिक ट्रेनिंग होती है। हसन भाई को ईमेल की, हसन भाई ने रिप्लाई कर दिया रात के 3 बजे। आई हैव नो आइडिया मैंने क्या सोच के हसन भाई को ईमेल की, आई लिटरली हैव नो आइडिया। हसन भाई की सुबह मैसेज आ गया मुझे, हमारी कॉल पे बात हुई। तो मैं तो सोच रहा था हसन भाई इंटरव्यू देंगे, उन्होंने कहा गांधी साहब का वक्त चाहिए। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ कब चाहिए, अभी दे सकते हैं। तो वो ले लिया। तो अब मैं आपको वहां लेके जा रहा था कि जब उनका इंटरव्यू हुआ ना, आज जब उसको देखा, उसको शायद 10,000 लोगों ने देखा, सिर्फ 10,000। अब तक उसको 5 साल हो गए। लेकिन जब आप कमेंट्स पढ़ते हैं ना उसके, तो 50% कमेंट्स थे कि यार ये जो बंदा है ना, ज़ाहिर है मुझे कोई जानता तो था नहीं, अभी भी ज्यादा लोग नहीं जानते, यार ये सवाल अच्छे कर रहा है, तो ये बोल रहा है, फिर अगले को मौका दे रहा है कि वो अपनी बात कर ले, चाहे वो आधा घंटा बोलता रहे। इसके सवालों में हमें बायस महसूस नहीं होता, चीजों को समझने की कोशिश है, डीकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश है। मेरा पहला सवाल ही उनसे ये था कि क्योंकि वो LGBTQ और उसके मुताबिक था, मैं लिटरली समझने गया था कि पहले तो मुझे ये समझाइए कि खुदा और जिन्स ये आपस में मिलती कैसे हैं, खुदा का क्या ताल्लुक है मेरे जिनसी हरकियात से। उसके बाद से ज़ाहिर है फिर वो इमारत बिल्ड करते हैं। तो सॉरी, आई लिटरली लॉस्ट द चेन ऑफ थॉट। हम क्या बात कर रहे थे, सॉरी। नहीं प्लीज कीप गोइंग। मैं आई वांना, आपने अपने उसका बताया कि आप 2020 में जब आपका ये इंटरव्यू हुआ, हाँ, वो मैं उससे पहले कहाँ कनेक्ट कर रहा था फॉरगॉट, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, शायद याद आ जाएगा मुझे। तो वहां से मुझको लगा कि यार दिस इज समथिंग आई कैन डू, और आई लिटरली लॉस्ट द चेन ऑफ थॉट। आई एम सो सॉरी। आप कुछ और बात कर लीजिए, मुझे याद है, तो मैं बता नो दूंगा। दैट्स फाइन। हम असल में एक्चुअली आई थिंक इस ट्रैक पे बात कर रहे थे। आप ये कह रहे थे कि मुझे ये चीज पसंद है, उसके बावजूद जो है वो मेरे लिए इट्स टफ टू मेक सेंस, थैंक यू। तो वहां से ना मुझको ये अंदाजा हुआ कि यार देयर इज एन ऐप। हाँ, अब मुझे याद आ गया, थैंक यू सो मच। कि जब मैंने शुरू किया, मैं, शहजाद और सैयद मुजम्मिल, हम आसपास ही शुरू हुए थे। ओके। और खुदा का शुक्र है कि अब वो लोग, उनके बहुत उनका डिस्कोर्स में इम्पैक्ट है। नंबर्स आते जाते रहते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लोग जानते हैं नहीं जानते, आते, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट जब मैंने काम शुरू किया, आज भी अगर आप देखें तो तीसरे चौथे इंटरव्यू से ही, या जब मैं अपनी कोई बात करता हूँ, पीपल स्टिल प्लेस मी विद शहजाद गयास से, सैयद मुजम्मिल, फैसल वड़ायत्स ऑफ द वर्ल्ड, या गांधी साहब। डू आई हैव दैट? आई लिटरली डू नॉट। बट ऐसी चीज कि जहां मुझे इनिशियली प्लेस किया जा रहा था और उसके बाद आई लॉस्ट द ट्रैक, तो मुझे लोग, मेरे दोस्त कहते हैं, जो मेरे पाकिस्तान के दोस्त हैं, कि यार कि तुम्हें देखो, तुमने इतने वक्त से काम नहीं किया, ये पोटेंशियल था। ज़ाहिर दोस्त तो कहते हैं ना, वो अपनी हमदर्दी में भी कहते हैं। तो मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ कि यार जो लूज करता है ना, सबसे ज्यादा एहसास उसको होता है, अगर उसमें सोचने की कोई सलाहियत है तो तुम मुझको कह रहे हो अच्छी बात है, बट आई डू अंडरस्टैंड व्हाट आई लॉस्ट और व्हाट आई एम लूजिंग। अभी जब 3-4 दिन पहले मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए, कोई 5 साल बाद, तो मैंने उसमें भी ये देखा कि आई डू अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट इवन अ बिग थिंग। बहुत वक्त गुजर गया, बहुत सारे काम किए जा सकते थे, नहीं कर सका, बट अभी फिलहाल यही है। मतलब भैया यही जो दिख रहा है, यही दिख रहा है, यही बेच सकता हूँ। और जब तो पता नहीं मैं से कहां से क्या कनेक्ट कर रहा था। बेबी स्टेप्स जो थे, आपने कहा कि हाँ, भले पीछे थैंक यू। रह जाओ तो बाकियों से। ऑल यू हैव टू डू इज टेक बेबी स्टेप्स। लिटरली एक स्टेप लीजिए। आपने अगर 24 घंटे में अगर आप आधा घंटा 15 मिनट भी निकाल सकते हैं ना, सिर्फ ये सोचने के लिए कि यार मैं अपनी जिंदगी में एक चीज बेहतर कर लेता हूँ। जिम जाना जिंदगी का मुझे अजाब काम लगता था, मुझे मजदूरी लगती थी, क्या जाके पागलों की तरह वजन उठाए जा रहे हैं, कुछ हो भी नहीं रहा। सही बात। बट मुझे महीना हो गया है, और वंस आई सी द चेंज, मैं सारे दिन में कैलकुलेट करता हूँ यार मेरे पास कहाँ 2 घंटे हैं दिन में कि मैं जिम चला जाऊँ। आई लिटरली लॉन्ग फॉर इट। महीने भर में इतना बड़ा चेंज आया है। मेरा जो YouTube वाला जर्नी है, मैं क्यों बॉक डाउन हो रहा था, बिकॉज मैं एडिटिंग खुद कर रहा था, तो मेरे पास इतना सारा काम आ गया था जॉब के बाद, एडिटिंग ये वो, कि आप फिर परेशान हो जाते हो। फिर जब आप नंबर्स नहीं आ रहे होते, फिर आप 1000 चीजें और सोच रहे होते हो, बिकॉज प्रैक्टिकली आपको फर्क तो पड़ता है। मैं अगर ये कहूँ कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि यार मैं इतनी मेहनत करूं, जैसे मैंने हमास के स्पोक्स पर्सन का इंटरव्यू किया, मुझे लग रहा था वो इंटरव्यू आग लगा देगा इंटरनेट पे। हमास के स्पोक्स पर्सन का पाकिस्तान में पहली बार ओपिनियन आ रहा है, 3000 उसके व्यूज है। तो डज इट बॉदर मी? यस इट डज बॉदर मी। बट आपको ना बहुत बेबी स्टेप्स लेके आगे जाना पड़ता है। मौका मिले ना तो अपने फोन के वॉलपेपर पे एक चीज लिख लें, ट्रस्ट द प्रोसेस। ट्रस्ट द प्रोसेस। आप एक स्टेप भी लेंगे ना, अल्टीमेटली इट वुड हेल्प। अगर हेल्प नहीं भी करता
तो यार कोई बात नहीं, ये उम्र भर का सफर रायगा तो है। आप एक स्टेप लेके देखिए और यू वुड बी अमेज्ड कि कितने सारे लोग आपके पास हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं या करेंगे। आपको कोई नहीं मिलता ना, शूट मी अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम। हम कुछ नहीं कर सकते ना, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, हम मिलके रो लेंगे आधे घंटे की कॉल पे यार। सही बात है, सही बात है। और मैं नॉर्थ अमेरिका में रहते हुए इस बात को वैसे सेकंड कर सकता हूँ कि रोने वाले भी यहाँ पे नहीं मिलता किसी को कि भाई किसी के साथ बैठ के रो लो। चले इसी नोट के ऊपर अब्बास साहब, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास टाइम हो तो मैं इस डिस्कोर्स को, आई थिंक मतलब इस पूरी कॉन्वर्जेशन से मुझे ये समझ आया है कि आई वुड वांट टू टेक अप दिस डिस्कोर्स लाइक दीज इश्यूज, स्पेसिफिकली सिर्फ डिप्रेशन नहीं, बाकी चीजें भी। अगर आपके पास आगे मूविंग फॉरवर्ड टाइम होगा तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू गेट टुगेदर अगेन। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दोबारा से भी गेट टुगेदर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।